नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की राजस्थान की भूगोल की कक्षा हमने कल से शुरू किए, तो चलो शुरू करते हैं। अपने राजस्थान भूगोल जो सामान्य परिचय, केवल एक ही टॉपिक आएगा अपने राजस्थान का भूगोल का सामान्य परिचय का, सिर्फ वही अपन राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं कक्षा को। जैसा कि हमने राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार, ये हमने कल पढ़ लिया था और हम इसके आगे का पढ़ेंगे। मुख्य भौतिक विभाग हमने कल पढ़ लिया था। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश विस्तार एवं स्थिति हमने कल पढ़ लिया था और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की मुख्य विशेषताएं हमने, अगर आपने ये कल वाली क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके अपने कल वाली क्लास देख सकते हैं। और अगर आपको कक्षा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आप कक्षा देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। आपको कक्षा कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, दोनों कोई भी एक कमेंट ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विभाजन, यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विभाजन। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। इसके अंतर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और नागौर भाग शामिल है। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में अपने अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और नागौर का पूर्वी भाग शामिल है। उत्तरी अरावली क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ जो दोस्तों बार बार पेपर में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये क्या है कि बार बार ये चोटियाँ पेपर में पूछी जाती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये सारी चोटियाँ। ओ रघुनाथगढ़, सीकर 1055 और इनकी क्रम भी पूछा जाता है भी कौन सी छोटी से बड़ी कौन सी है और बड़ी से छोटी कौन सी है। आरोही अवरोही दोनों क्रम में ये चोटियाँ आपको पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। और अपने चतुर्श्रेणी भर्ती, जो राजस्थान की चतुर्श्रेणी भर्ती हुई थी, उसमें भी इसमें से प्रश्न आए थे। तो कहीं ना कहीं ये चोटियाँ तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है सही। तो चलो, रघुनाथगढ़ सीकर की कितनी है, 1055 मीटर। और अगली है अपनी खो जयपुर जो है 920 मीटर। अगली है भेराज अलवर जो है 792 मीटर। अगली है बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर। बाबाई झुंझुनू 780 मीटर। उत्तरी अरावली की चोटियों की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक कौन सी है, जो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे उसमें इनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर हो गई। बाबाई झुंझुनू 780 मीटर होगी। बिलाली अलवर, देखो बिलाली कहाँ पे, अलवर में है, 775 मीटर। मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। बेराठ जयपुर 704 मीटर। सरिस्का अलवर 677 मीटर। जयगढ़ जयपुर 648 मीटर। अगला है मध्य अरावली क्षेत्र। मध्य अरावली क्षेत्र, इसका विस्तार जयपुर के दक्षिणी भाग में राजसमंद जिले में देवगढ़ तहसील तक। इस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है शिकावटी निम्न पहाड़ियाँ, दूसरा है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ एवं दर्रे कौन कौन से हैं, ये हम पढ़ेंगे अब। प्रमुख चोटियाँ गोरमजी अजमेर 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर 870 मीटर। नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उत्तरी अरावली क्षेत्र के, बरहे, झीलवाड़ा, परवेलिया, कछवाली, पीपली, शिवपुर घाट, सूरा घाट, अरनिया एवं देवारी। देखो एक तो दोस्तों इसमें कौन कौन से हैं, एक तो अपने ये देवारी दर्रा है और एक ये बर दर्रा है। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। दक्षिणी अरावली क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 46 से 26 डिग्री
02 उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री 16 से 74 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मेवाड़ चट्टानी पहाड़ी प्रदेश व भोराट का पठार, दूसरा आबू पर्वतखंड। देखो हमने उत्तरी अरावली पढ़ लिया, मध्य अरावली पढ़ लिया, उत्तरी अरावली के प्रमुख छोटे दर्रे पढ़ लिए और अभी दक्षिणी अरावली हम पढ़ रहे हैं। तो उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियाँ ये आपको ध्यान रखना है, मध्य अरावली में कौन कौन सी चोटियाँ ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर प्रश्न ऐसे बनते हैं और आपने पहले पढ़ी भी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका रिवीजन हो जाएगा, पढ़ रखा है जिनका रिवीजन हो जाएगा। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, अचलगढ़ 1380 मीटर, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। पहली अचलगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 1380, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर, धोनिया की 1183 मीटर, ऋषिकेश की 1017 मीटर। ज़्यादातर पेपर में ये पूछी जाती है दोस्तों। एक तो ये अचलगढ़ हो गई, एक ये कुंभलगढ़ हो गई, ऋषिकेश 1017 मीटर, कमलनाथ 1001, गुरु शिखर मोस्ट लगा लेना दोस्तों, गुरु शिखर को तो मोस्ट लगा लेना 1722 से 1597 मीटर, देलवाड़ा कितनी है दोस्तों 1442 मीटर, जरका 1431 मीटर। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। और दक्षिणी अरावली की सबसे छोटी चोटी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी है। जरगा 1431 मीटर। हमने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली इनकी चोटियाँ पढ़ ली है। एक बार आप वीडियो को रिपोज करके वापस देख लेना ये सारी चोटियाँ, क्योंकि इनमें से बार बार प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश विस्तार एवं स्थिति। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। राजस्थान में यह मरुस्थल प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री से 30 डिग्री से 76 डिग्री से 45 पूर्वी देशांतर के मध्य क्षेत्र में विस्तृत है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व किसमें फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण 640 किलोमीटर लंबा तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर चौड़ा, जो लगभग 1,75,000 ये शायद हमने यहाँ पढ़ लिया था। इसके आगे पढ़ेंगे हम नीचे, हाँ यहाँ से पूर्वी मैदान। यह मैदान भाग देखो इसमें बुक में भी लिख रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय ग्रुप डी लिखित परीक्षा, उसके बेस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई फालतू मैटर आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा है, आपको वही मैटर पढ़ा रहा हूँ जो अपने राजस्थान उच्च न्यायालय ग्रुप डी में आने वाला है। पूर्वी मैदान में पढ़ेंगे अपन। यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है तथा राज्य के लगभग 23.3% भाग को घेरे हुए है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। यह मैदान गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, विंध्य पठार द्वारा। पूरी मैदान को 3 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है चंबल बेसिन। इस बेसिन का कुल क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो भीड़ों से प्रभावित है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल भीड़ पट्टी 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से यमुना के संगम तक विस्तृत है। अगले बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बेसिन की सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। बनास तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित यह मैदान दक्षिणी
में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इसकी औसतन ऊंचाई 150 मीटर से 300 मीटर के मध्य है। अगला है माही मध्य बेसिन, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान उदयपुर की दक्षिणी पूर्वी बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में के दक्षिण भाग में विस्तृत है। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित। इसको औसत ऊंचाई 200 मीटर से 400 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर से 400 मीटर। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार, जैसा कि मैं दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार में रहता हूँ, तो ये अपना वाला पठार है कोटा, जो अपने हाड़ौती क्षेत्र है। यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यह हाड़ौती का पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, यह राजस्थान के 9.6 भूभाग को घेरे हुए है तथा यहाँ राज्य की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार आता है। कई बार पूछ लेते हैं हाड़ौती का पठार कहाँ है, तो दक्षिण भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार है। यह पठार निम्न 2 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है विंध्य कंगार भूमि, दूसरा दक्कन का लावा पठार। कौन कौन सा? विंध्य कंगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। इनको ही पूछ लेते कि विंध्य कंगार भूमि कहाँ है, तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार में। दक्कन का लावा पठार कहाँ है, तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार में। अफवाह तंत्र, राज्य का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर 3 समूह में बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर तंत्र, लूनी माई, खारी सोम, जाखम, सागरमती, सागी, सुगड़ी, पश्चिमी बनास। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं दोस्तों। इनकी ट्रिक है, वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन कराऊंगा, उनमें बता दूंगा। बंगाल की खाड़ी तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ चंबल, पार्वती, कुराल, आऊ, बनास, कोटारी, खारी, बेड़च, बाणगंगा। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं अपनी घग्गर, साबी, कातली, काकनी, मेथा, रूपनगढ़ आदि। देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सब बार बार पेपर में पूछने जाने वाले प्रश्न है। ये अरब सागर, आंतरिक प्रवाह और बंगाल की खाड़ी, इनसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी, आंतरिक प्रवाह तंत्र में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये सभी नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। अगला है राजस्थान की नदियाँ। चंबल नदी, चमनवती। मैं चंबल नदी के पास रहता हूँ दोस्तों। वो चंबल नदी मेरे पास में ही, घर के पीछे। तो अपन वही नदी जिसको चमनवती कहते हैं, कामधेनु और नित्यवाही। चलो पढ़ते हैं अपन चंबल नदी को। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत की जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना, जाना पाव। कहाँ से? जाना पाव की पहाड़ी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जना पाव की पहाड़ी, याद रखने ना। प्रवेश 84गढ़। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? 84गढ़ से। समापन आगरा उत्तर प्रदेश की इटावा के निकट मुरादगंज स्थान पर यमुना में नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जिसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दिया ना, कुल लंबाई तो 966 और राजस्थान में 135। चंबल नदी की सहायक नदियाँ गुजाली, बामनी, ईज नदी, मेज, मांगली नदी, कुनौर, काली सिंध, शिप्रा तथा चाकन नदी। ये सब चंबल नदी की सहायक नदियाँ। इनकी सभी नदियों की ट्रिक में एक वीडियो अलग से लाऊंगा आपके लिए, जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगी। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। क्योंकि ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, क्योंकि अगर आपको उनकी ट्रिक याद रहेगी, भाई चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी, और आपको ट्रिक याद रहेगी, तो आप फट देने से पेपर में पहचान लोगे कि हाँ यार
वो पवन भैया ने ट्रिक बताई थी वो, और आपने पहले कभी ये चैप्टर पढ़े होंगे तो ट्रिक के साथ ही पढ़े होंगे नदियों के, क्योंकि बच्चा 6 महीने तक नहीं पढ़ता, 3 महीने तक नहीं पढ़ता तो भूल जाता है ये सब, उस वजह से। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी कहाँ से? दिवेर की। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोठारी नदी निकलती कहाँ से है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। पेपर में प्रश्न बन जाएगा कि दिवेर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी या राजसमंद। राजसमंद इसके निकट है, भीलवाड़ा जिले के बनास नदी में मिल जाती है ये जागी। किसमें मिल जाती है? बनास नदी में। कोठारी नदी किसमें मिल जाती है? बनास नदी में। बेड़त नदी गोगुंदा की पहाड़ियों कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेड़त नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है गोगुंदा नदी? बेड़त नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। उदय सागर झील तक यह नदी आयर नदी के उपनाम से जानी जाती है। यह बनास नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बनास नदी में। और बनास नदी उपनाम विशिष्ट वर्णासा। देखो पेपर में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जा चुका है बनास नदी को किस नाम से, तो वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल राजसमंद जिले स्थित खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी कुल लंबाई कितनी? 480। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी। अगली अपनी कालीसिंध नदी। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली स्थान से होता है। ये झालावाड़ जिले में प्रवाहित होती हुई चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? इसकी सहायक नदी है आहू, पिपलाज नदी, क्यासरी, रेवा, परवन, निवाज नदी आदि। गंभीरी नदी उद्गम स्थल उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों से। किसमें? उदयपुर जिले की अरावली पहाड़ियों से। समापन चित्तौड़गढ़ के चटियावाली नामक स्थान पर बेड़त नदी में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के चटियावाली नामक स्थान पर बेड़त नदी में। अगली अपनी खारी नदी। उद्गम स्थल राजसमंद जिले के बिजराल गांव से। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद जिले के बिजराल गांव से। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील में मानसी नदी खारी में मिलती है। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले से निकलती है एवं बनास नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढालों से। राजस्थान में प्रवेश करियाहाट 12 से होता है। देखो पार्वती नदी कहाँ पे बहती है? 12 से, 12 में होकर बहती है। यह कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी। कई बार पेपर में पूछे अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो बाणगंगा को। उद्गम स्थल जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से। यह आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। माही नदी उद्गम स्थल इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ी में झील से होता है। राजस्थान में प्रवेश खादू ग्राम बांसवाड़ा से निकट। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर। ये याद रखना है दोस्तों आपको। इसकी कुल लंबाई 576 और राजस्थान में 171 किलोमीटर। उपनाम बागड़ एवं काठल क्षेत्र की गंगा। किसका? बागड़ एवं काठल क्षेत्र की गंगा। माई की सहायक नदियाँ सोम नदी, जाखम नदी, मोरन, एराव, चांप, अनास, ईरू, ये सभी दोस्तों मोस्ट लगा लेना। माई नदी की सहायक नदियाँ बार बार पेपर में पूछी जाती है सारी। सोम नदी, जाखम, मोरन, एराव, चांप, अनास, ईरू, ये सभी नदियाँ। लूनी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ज़्यादातर पर्सन लूनी नदी से बन रहे हैं दोस्तों, जो कि नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थल है। आना सागर अजमेर। उद्गम स्थल नागपाड़, आना सागर अजमेर। बालोतरा बाड़मेर में स्थित इस स्थान पर लूनी नदी का जल मीठा है। इसके बाद
इसका जल खारा हो जाता है। पुष्कर के पास इस नदी को साकी कहा जाता है। यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालोर जिलों में बहती है। किसमें बहती है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालोर जिले में बहती है। कुल लंबाई 330 किलोमीटर। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई, लीली, सुगड़ी, सागी, मिठरी, जासी। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। लूनी नदी की सहायक नदियाँ तो मोस्ट लगा लेना आप। लीलड़ी, सुकड़ी, जिसके डी जो जिसके पीछे भी लगे ना वो समझ लो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लीलड़ी, सुकड़ी, बाडी, सागी, मीठड़ी जितनी भी हैं ये सब लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। पश्चिमी बनास नदी। उद्गम स्थल सिरोही जिले के नया सानवारा ग्राम की अरावली पहाड़ियाँ। ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। सीपू, यह पश्चिमी बनास की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आबू रोड सिरोही गुजरात का डीसा नगर इसके किनारे स्थित है। इसके किनारे अपनी पश्चिमी बनास नदी के किनारे। साबर नदी। उद्गम स्थल उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ। समापन खंबात की खाड़ी में। अधिकतर पर्वत क्षेत्र गुजरात में। गुजरात के गांधी नगर एवं अहमदाबाद नगर इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। सहायक नदियाँ मेसवा, बेतरक, हथीमती, वाकल, जाजम ये सब साबरमती की सहायक नदी है। वाकल नदी, यह नदी उदयपुर जिले में गोगुंदा तहसील में गोरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। पिपली नामक स्थान पर साबर नदी मिल जाती है। अब अपन पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। कौन सी? आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ राजस्थान में लगभग 60% है। घग्गर तट नदी उपनाम प्राचीन सरस्वती, दशदरी नदी, मर्त नदी, नट नदी, इन सभी के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों मोट लगा लेना है इसको कि घग्गर नदी को किस नाम, इसका उपनाम क्या है। एक तो सरस्वती, दस नदी, मरत नदी, नट नदी ये सब इसके उपनाम हैं। ये यहीं से पेपर में प्रश्न बनते हैं दोस्तों घग्गर नदी से। उद्गम कालका के समीप हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियाँ। दोस्तों मोस्ट शिवालिक की पहाड़ियों से अपना इसका उद्गम होता है घग्गर नदी का। शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश। हनुमानगढ़ में स्थित भटनेर दुर्ग इस नदी के तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी को नाली कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कालीबंगा का विकास भी घग्गर नदी के किनारे ही हुआ है। यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अगली अपनी साबी नदी। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपनी घग्गर नदी। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। साबी नदी। उद्गम स्थल जयपुर जिले के सेवर की, देखो साबी सेवर 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। साबी सेवर की पहाड़ियाँ, साबी सेवर 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। साबी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ, साबी सेवर। समापन हरियाणा के गुड़गांव जिले के पटौदी स्थान पर विलुप्त हो जाती है। मंथा नदी। उद्गम मनोहरपुरा जयपुर। मंथा मनोहर 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। मंथा मनोहर जयपुर। समापन सामर झील में। रूपालेल नदी। उद्गम स्थल अलवर जिले से निकलती है। सरिस्का तथा अलवर के दक्षिणी में बहती हुई भरतपुर जिले के गोपालगढ़ के निकट प्रवेश करती है। उपनाम वरा और लसवारी। रूपारेल अलवर से निकलती है, ये आपको याद रखना है। काकनी नदी। उद्गम कोटारी काकनी तो जैसलमेर से निकलती है, इसे आपने पहले कई बार पढ़ लिया होगा काकनी को। उपनाम मसूरदी काकनी। कांतली नदी। उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से। देखो कांतली तो सबको याद है, खंडेला की पहाड़ियों से निकल। समापन झुंझुनू चूरू सीमा पर। यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। तो ये अपनी नदियाँ यहाँ पूरी हो गई दोस्तों। जो नदियाँ यहाँ पे अपनी पूरी हो गई, और कल से अपन राजस्थान की
प्रमुख झीलें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की प्रमुख झीलें कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज की कक्षा को अपन यही समाप्त कर दें दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अब राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी में ये जो कक्षा है अपनी रामबाण साबित होगी। मैं भी राजस्थान हाई कोर्ट की कर रहा हूँ, आप भी कहीं ना कोई सी भर्ती की कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो चलो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।